नमस्कार। आज हम लोगों के साथ दो मेहमान हैं। सीए प्रशांत रस्तोगी जी, आप जो हैं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के माननीय महामंत्री रह चुके हैं। और सीए नितिन सिंह जी, आप लोगों का स्वागत है। अपने लोगों के सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शन आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 और 7 दिसंबर को इलेक्शन है। तो मैं चूँकि इस बार सेंट्रल काउंसिल में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा आप लोगों से प्रश्न केवल एक ही है, सिंपल सा, कि आप लोग क्या सोचते हैं कि एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनने के लिए? धन्यवाद दीप जी। सबसे पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शन के लिए कि आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है या ओपिनियन है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो हमारे लिए, हमारे मुद्दों को समझ सके, हमारे लिए आवाज़ को उठा सके, हम वैसा मेंबर चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको इंस्टीट्यूट तक पहुंचा सके। अब मैं नितिन जी से कहूँगा। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शन के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट के जो मेंबर हैं, आज के समय पे जो भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, वो इंस्टीट्यूट का जो छोटा मेंबर है, नया मेंबर्स है, उसकी आवाज़ और समस्याएं जो भी हो रही हैं वो आगे तक नहीं पहुंचा रही है। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि आप उस आवाज़ को आगे तक ले जाएं। जो भी समस्याएं हमारे प्रैक्टिस में आ रही हैं, हमारे जॉब में आ रही हैं, उनको सभी मेंबर्स की समस्याएं जो भी जिस तरह की होती हैं उनको आगे तक ले जाएं। सबसे मेरा मेन मुद्दा यही रहता है इसमें। तो इसमें मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्या है जो मतलब हमको उठानी चाहिए वहाँ जाके? आपको क्या लग रहा है, कौन सी मुख्य समस्या है? देखिए, आजकल मेन समस्याएं आ रही हैं, जैसे कभी भी देखिए आप नोटिस आती है किसी एसएससी को नोटिस आती है, साथ साथ उसके सीए को भी ले लेते हैं। अब सीए को ले लेते हैं, उसको सीधे उठा के ले जाते हैं वहाँ के ऑफिसर्स। तो इस तरह के जो प्रोटेक्शन है, सीए लोगों को प्रोटेक्शन एक देने की जो बात हो रही है, आजकल बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई सीए को आप क्यों और किस बेस पे ले जाते हैं। तो इसके लिए सीए प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। और ये समय का मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी एक आज का समय का मुद्दा है जिसको हम लोग उठा सकते हैं। आप के मन में ऐसा क्या है कि कौन सा विषय होना चाहिए? देखिए, नितिन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है। अभी कानपुर में भी एक केस चल रहा है, आपको मालूम है। क्या किसी के रिटर्न भर देने मात्र से वो इस बात का गुनहगार हो जाता है कि उसको पुलिस परेशान करे? जहाँ तक मेंबर की बात है, उस मेंबर को हमारे यहाँ से तो कोई प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा जैसा हम दूसरे प्रोफेशंस में देखते हैं। और एक मेरा आपसे ये भी इसमें निवेदन है कि साथ में आप मेरे को अपना इस प्रश्न का जवाब देते देते अपना एजेंडा स्पष्ट करें कि आगामी चुनाव में यदि आप चुनाव जीतते हैं तो हम एज ए मेंबर आपसे क्या उम्मीद रखें। हम ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का कोई प्रश्न आना चाहिए और होना ही चाहिए। चूँकि इलेक्शन है तो हम चूँकि अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट कि भाई हम सेंट्रल काउंसिल लड़ना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रश्न है। हम किसी के पास भी वोट मांगने जाएंगे तो ये पूछेगा कि हम आपको वोट क्यों दें। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है, मतलब इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए ये प्रश्न। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा शुरुआत में ही, हमारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों के उसी प्रश्न में था, उसी उत्तर में था जो कि आपने शुरुआत में कहा था कि हम आप लोगों के हितों के लिए हर उस जगह खड़े रहेंगे। हर जगह आप हमको पाओगे जहां पर कि आपके हितों पर कहीं पर भी हमको रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। आपको लगेगा कि नहीं इनको होना चाहिए यहाँ पर, वहां पर आप हमको पाओगे हमेशा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमें लगता है कि जो हमारा पहले का कार्यकाल रहा है, पहले का हमारा अपना जीवन रहा है, उसमें आप लोगों ने चूँकि इतने कानपुर से हैं तो आप लोगों को पता भी है कि हम कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पर भी अपने मित्रों की, अपने जहाँ के प्रोफेशनल पुलिस की जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ पर हम खड़े रहें। लेकिन मुख्य मुद्दे जो आ रहे हैं वो थोड़ा वाइड है। वाइड कैसे? जैसे आपने उठाया मुद्दा कि अब होता क्या है कि कोई भी व्यापारी या कोई भी एसएससी कुछ गलती करता है, जैसे आपने बताया कि उसका रिटर्न भर देने मात्र से उसके ऊपर पुलिस की इंक्वायरी चालू हो जाती है। या जैसे आपने बताया कि पता लगा कि इंक्वायरी किसी और चीज़ की हो रही है एसएससी की, और सीए को पहले पकड़ लिया था, उससे पूछताछ चालू कर दी जाती है। तो ये अपने आप में एक ज्वलंत मुद्दा है।
इसमें कहीं ना कहीं है क्या कि अपने इंस्टीट्यूट की वो कमी दिखाई पड़ती है कि अपना इंस्टीट्यूट इस बात को सरकार को बताने में अक्षम रहा है कि हम लोग भी सरकार के ही एक अंग हैं। सीए इंस्टीट्यूट कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट है। 1 जुलाई 1949 को सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा बनाया गया, संसद में पारित एक्ट द्वारा बनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949 का, जिससे ये इंस्टीट्यूट बना है। ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। हम लोग अगर देखा जाए तो वास्तव में सरकारी कर्मचारी हुए, सरकारी कर्मचारी तो नहीं कहा जाए कि सरकारी अधिकारी हुए, कि हम लोग सरकार के द्वारा बनाए हुए सरकार के उद्देश्यों को, जिस उद्देश्यों के लिए सीए इंस्टीट्यूट बना था उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग बनाए गए हैं। तो हम लोगों को प्रोटेक्शन अगर सरकार नहीं दे पा रही है या नहीं दे रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण कुछ हैं। उन कारणों को दूर करने की जरूरत है। या तो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, हम लोग अपनी बात को सही ढंग से बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई जब कोई मान लीजिए कहीं किसी स्तर पर कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, उससे कोई गलती हुई है, उसने कुछ भी किया है, मान लो अपराध भी किया है, तो उसकी जांच करिए आप। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। काम, जांच एजेंसियों का काम ही यही है कि उनको जांच करना चाहिए, करती ही है, स्वाभाविक रूप से करती हैं। लेकिन ये क्या कि जो मुख्य अपराधी है वो तो अभी पकड़ा नहीं गया, वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। और 120B जिसको मतलब अपराध में आपकी संलिप्तता मान के, सहभागी मान के आपको उठा के अंदर कर दिया गया। क्यों? सीए को कच्चा चारा समझा जाता है। यह काम किसी वकील के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीए के साथ कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसीलिए आवश्यकता है इस बात की, जैसा कि अपने नितिन जी ने प्रश्न उठाया कि सीए प्रोटेक्शन एक्ट, सीए एक्ट तो कोई भी तो कोई संसद में कानून द्वारा पारित हो सकता है, सरकार को लाना है। ये सीए इंस्टीट्यूट कोई एक्ट नहीं बना सकती है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट जो है अपनी बात सरकार तक कह सकती है कि हम लोगों को इस तरह की जो चीजें हैं उनसे हम लोगों की रक्षा की जाए, तभी हम लोग निष्पक्ष रूप से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि जिन ऑब्जेक्ट के लिए सीए इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ कि देश की आर्थिक गतिविधियों के प्रहरी के रूप में सीए इंस्टीट्यूट का, सीए संस्थान की स्थापना की गई, वो उद्देश्य किनारे हो जाएगा और होगा यह कि हम लोग एक सिंपल अकाउंटेंट बन के रह जाएंगे और हम लोगों को जो गलती हम लोगों ने नहीं भी की उसकी सजा हम लोगों को मिलने लगेगी। और हो भी रहा है कि जो आजकल जो नया सीए है वो इसमें आने से कतरा रहा है, वो ये सोच रहा है कि पता लगे किस चीज पर हमको फांस दिया जाए, किस चीज पर हमको फंसा दिया जाए। जब रिटर्न भरने पर हम लोगों की गलती मान ली जाती है कि हम लोग रिटर्न भरा, जबकि रिटर्न भरना तो ऐसी चीज है कि जो एसएससी जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको हम केवल जो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें फीड करना है और उसको सबमिट कर देना है। उसमें भी आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? तो ये जो अजीब सा वातावरण बन गया है इसको ठीक करने की जरूरत है और इसमें बहुत ही दृढ़तापूर्वक सीए इंस्टीट्यूट को स्टेप लेना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। दीप जी, इसी से एक क्वेश्चन और भी निकलता है, मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरह से आजकल नफरा का मैटर आप बहुत सुन रहे होंगे कि अभी एक किसी सीए के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी, इस तरह की हैवी पेनल्टी लगाई जा रही है। तो सबसे पहले नफरा जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सीए की गलती को बताना या सीए को पेनलाइज करना, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सीओसी मैटर्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, तो किस तरह के सीओसी मैटर्स आपके सामने आए हैं? कहाँ मेंबर्स की गलती होती है, कहाँ किसी और पार्टी की गलती होती है? जरा इसको विस्तार से समझाएं। नफरा और सीओसी दोनों हैं लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को जब ये लगा कि सीए इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स के ऊपर सीओसी की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है, तभी नफरा का जन्म हुआ। लेकिन नफरा का जन्म क्यों हुआ था? उन कंपनियों के लिए हुआ था जो लिस्टेड कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जिनका अफेक्ट जो है सामाजिक रूप से पड़ना है। जैसे जिसमें फाइनेंशियल स्टेक बाहरी लोगों का है। हो क्या रहा है कि नफरा उन मुद्दों को भी उठा रहा है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर अगर आपको नफरा करना है तो फिर तो आपके लिए सबके ऊपर लगेगा नफरा, फिर इंस्टीट्यूट की सीओसी की कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए, फिर तो नफरा ही सब कुछ करे ना। फिर सीए इंस्टीट्यूट की सीओसी का क्या मतलब रहेगा? जबकि सीए इंस्टीट्यूट की सीओसी है वो अपने मेंबर्स को, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो मेंबर के जीवन में अगर किसी तरह की कोई एक नोटिस आ गई कोड ऑफ एथिक्स की, डिसिप्लिनरी कमेटी, तो आप समझ लीजिए कि उसका 5-7 साल बिल्कुल सोते जागते उसके हराम हो जाते हैं। कोई भी एक आदमी पोस्टकार्ड डाल देता है इंस्टीट्यूट में कि सीए ने ये गलती की है, उसके ऊपर कार्रवाई चालू हो जाती है। और उस स्थिति में होता क्या है कि सीए इंस्टीट्यूट भी एक अपराधी की बात उससे व्यवहार करता है मेंबर से, अपने ही मेंबर से। जबकि होना चाहिए कि उसको जांच करने का काम है, उसको पहले तो जांच करनी चाहिए पूरे मैटर की, इसके बाद कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर केसेस किस तरह के आते हैं, जो है क्या कि 2 पार्टनर्स आपस में लड़ गए, मान लो व्यापारी थे,
पार्टनरशिप फर्म थी, 2 पार्टनर थे, जब तक बढ़िया चलता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब आपस में लड़ गए तो उन्होंने अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए उस सीए को अपना वो शिकार बनाया, इंस्टीट्यूट में उसकी कंप्लेन कर दी। अब सीए जो है उनके आपस के मैटर को सुलझावे, उनके आपस के मैटर को खत्म करे। होता क्या है कि कुछ ना कुछ तो भाई आप चाहे जितना बढ़िया काम करें, कहीं ना कोई मान लो कमी रह गई, या उसको पता है कि इन्होंने यहाँ पर इस तरीके के वो किया, इस तरह का काम किया हुआ, तो उठा के उसकी कंप्लेन करते हैं वो इंस्टीट्यूट में। अब जो मेंबर है उसकी गलती क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म की आपने काम कर दिया, ये उसकी गलती है। तो इसमें बचने की जरूरत है हम लोगों को। अब है क्या कि भाई धीमे धीमे ही समझ में आता है कि हाँ किस तरह की गलतियां या किस तरह की कमी रह गई, कि अगर आप किसी पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो आप दोनों पार्टनर से साइन कराइए अपने सामने बुला के। जी, मोस्टली केसेस में देखते हैं कि एक ही पार्टनर साइन करता है। भाई होता क्या कि एक पार्टनर आ रहा है आपके ऑफिस में, वही आपसे काम करवा रहा है, वही अपनी किताबें लेके आता है फर्म की, वही ऑडिट करवा ले जाता है, वही अपनी रिटर्न दाखिल करवा ले जाता है। आप उसको बैलेंस शीट साइन करने लेते थे, वो लेके जाता है, साइन करवा के लेके चले जाता है। बाद में आपको पता ही लगता है कि दूसरे पार्टनर ने साइन ही नहीं किए थे, साइन ही फर्जी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर दूसरे पार्टनर के साइन फर्जी थे और सालों साल ऐसा हो रहा था, दूसरा पार्टनर कर क्या रहा था? बिल्कुल। इसका मतलब आज की तारीख में वो बेवकूफ बना रहा है, या तो आज की तारीख झूठ बोल रहा है या पहले झूठ बोल रहा था। मतलब जब 5 साल से 10 साल से जो चीज चल रही है, आप हर साल बैलेंस शीट आपकी दाखिल हो रही है, आपका रिटर्न दाखिल हो रहा है, आपके साइने नहीं हो रहे, ये कैसे हो सकता है? आपको उसी समय उठाना चाहिए था अपने पार्टनर से बात की भाई आप हमसे बिना साइन करवाए कैसे बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हो। तो ये तो जब विवाद आपस में होता है उन लोगों को, तब वो इस तरह की चीजें उठाते हैं, इस तरह के विषय उठाते हैं। इवन बहुत छोटी छोटी चीजें, रिटर्न फाइल करने वाला तो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका एक लाइव एग्जांपल है कि एक हस्बैंड वाइफ के रिटर्न सीए ने फाइल किए, हस्बैंड और वाइफ में बाद में लड़ाई हुई, वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट उसका केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। हस्बैंड ने कहा कि चूंकि इसका रिटर्न दाखिल हो रहा है इनकम टैक्स में, इसलिए हमारा इसका मेंटेनेंस का केस नहीं बनता है, इसकी खुद की इनकम है इसलिए मेंटेनेंस का केस नहीं बनता है। तो वाइफ ने पुलिस में केस कर दिया कि हमारे हस्बैंड ने अपने सीए के साथ मिलकर हमारे फर्जी रिटर्न दाखिल किए हैं। मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब पुलिस क्या है, पुलिस को तो कुछ भी मिल जाए, उसको तो अपना हर चीज में उसको अपना मुनाफा देखना है, वो जाएगी अपना पैसे वसूलेगी, अपना काम चालू कर देगी। मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा फंस गया, सीए फंस गया, जबकि अब सालों से उसके रिटर्न फाइल हो रहे होंगे। आज की तारीख में ओटीपी जाता है उसके मोबाइल पर जी, और ओटीपी उस मोबाइल पर जाता है जो आधार से लिंक है। मतलब अगर पत्नी को इतना भी नहीं पता है कि हमारा मोबाइल आधार से लिंक है कि नहीं लिंक है, उसका मोबाइल लिंक है, किसका मोबाइल आधार से लिंक है, तो मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज हो सकती है? तो ये तो मतलब बेसिक सी चीजें हैं भाई, कि हमारा मोबाइल हमारे आधार से नहीं लिंक होगा तो किसका लिंक होगा, है ना। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। हमें लगता है कि फिर से वही चीज कि इंस्टीट्यूट को, सरकार को ये सारे विषय, सारे मुद्दे बहुत ही विस्तार से, बहुत मान्यूट देखते बताने की जरूरत है कि इस तरह के मुश्किलें आ रही हैं और ये विषय आ रहे हैं जिन पर की ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि पुलिस की तो स्थिति ये है कि जो चौराहे पर एक आदमी जो बिना हेलमेट लगाए जा रहा है उसको भी रोक के वो अपना काम करने लगती है ना। तो जब आपके अगेंस्ट उसको कंप्लेंट मिल गई तो आपको तो वो कच्चा चारा समझ के आपके पीछे पड़ी जाएगी। उसके लिए क्या है, ये तो बहुत आसान चीज है उसके लिए, है ना। तो पुलिस का अपना एक सिस्टम है। अच्छा है क्या, वहां पर भी संकट क्या है कि उनके लिए घोड़ा गधा सब बराबर है ना। गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, जो आदमी ठीक है वो भी पिस रहा है। वही चीज नफरा में है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ने के लिए, उनकी जो इरेगुलरिटीज थी उनको पकड़ने के लिए नफरा लाया गया, आज छोटी छोटी कंपनियां भी उसमें फंस रही हैं। तो एक बाइफर्केशन करने की जरूरत है। छोटे मुद्दे अलग रखे जाए, उनसे बड़े मुद्दों को अलग रखा जाए। बड़े मुद्दे नफरा के पास जाए, स्वाभाविक रूप से जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटे मुद्दों को उनसे अलग किया जाए और वो ना टच करें। मतलब इस बात की हिदायत है, सख्त हिदायत है उनको कि छोटे मुद्दे वो लोग ना टच करें, ना देखें जी, है ना। ये सब चीजें करने की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर सही ढंग से हम लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए तो अपना इंस्टीट्यूट सही ढंग से काम करेगा। हमारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट को मदद करने के लिए, इस अर्थव्यवस्था को मदद करने के लिए बना हुआ है। गवर्नमेंट ने इस अर्थव्यवस्था के पहरेदारों के रूप में नियुक्त किया। हम लोग अपने पहरेदारी का काम ठीक ढंग से करते भी हैं। अब थोड़ी बहुत मान लो किसी जिसकी गलती हो उसको आप फांसी चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे गलती नहीं हुई है, जो गलत नहीं है, उसके अगेंस्ट किसी तरह की कार्रवाई ना हो, वो उसको हैरेस ना किया जाए, ये देखने की जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जाने के लिए।
और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि अब 6 और 7 दिसंबर को अपने इंस्टीट्यूट की इलेक्शन है, तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और हमें लगता है कि इस विषय पर अगर हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, तो हमें लगता है कि हम लोगों को ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि अपने इंस्टीट्यूट की काउंसिल में हम किस तरह के लोगों को लेकर लावें और किस तरह के लोगों से अपनी काउंसिल को गठित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।